हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र पॉलिटी का डिस्कशन है जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। इससे पहले वाले सेशन में प्रश्न संख्या 25 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज का जो सेशन है प्रश्न संख्या 26 से स्टार्ट करेंगे। डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर जो प्रश्न है पूछा गया है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत बार पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 40, बी ऑप्शन। 27 नंबर है, भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन बताइए। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन किया जाता है। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन निर्देशक सिद्धांत के तहत किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 28 नंबर, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। ग्राम पंचायतों का जो गठन है किस आर्टिकल के तहत किया जाता है। अभी तुरंत कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन। इसके बाद समान आचार संहिता, तो आर्टिकल बताइए, आर्टिकल 44 जो है समान आचार संहिता, तो सिविल कोड, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो कृषि एवं पशुपालन से संबंधित जो उपबंध है किस आर्टिकल में है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48। न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण किस आर्टिकल के तहत, तो 50 के तहत। अंतर्राष्ट्रीय शांति का जो विकास है 51 के तहत। यानी सही जो ऑप्शन होगा देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, दोबारा से इसको रिवाइज भी करेंगे। यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई। ग्राम पंचायतों का जो संगठन है आर्टिकल 40 के तहत किया जाता है। समान आचार संहिता अनुच्छेद 44 के तहत। कृषि एवं पशुपालन का संगठन जो है अनुच्छेद 48 के तहत। न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो पृथक्करण है अनुच्छेद 50 के तहत। और अंतर्राष्ट्रीय शांति का जो विकास है अनुच्छेद 51 के तहत। प्रश्न संख्या 29, इसको भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है, तो चलिए मिलान करते हैं। अनुच्छेद 40 आपको मालूम है ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 यानी अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार से संबंधित है। और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन जो है इसके तहत किया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन जो है इसके तहत किया जाता है। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कौन एक सही सुमेलित नहीं है, तो आप एक बार पूरी ऑप्शन को देख लीजिए, फिर बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। जो सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। इसमें देखिए अगर बात करें तो अनुच्छेद 48 जो दिया गया है न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, ये आपका सुमेलित नहीं है, डी ऑप्शन। अनुच्छेद 39 ए में वर्णित है, क्या वर्णित है, क्या दिया गया है, समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 40 का संबंध ग्राम पंचायतों के गठन से है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है।
न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण अनुच्छेद 50 में उपबंधित है। 31 है, भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित युग्म पहचानिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का सुमेलित जो पेयर है वो कौन सा है, आपको बताना है। पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ये किसके तहत वर्णित है? तो 39, अनुच्छेद 39 के तहत। समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता 39A के तहत दिया गया है। कृषि और पशुपालन का जो संगठन है अनुच्छेद 48 में वर्णित है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 के तहत, और पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन हो, इससे संबंधित उपबंध जो है अनुच्छेद 39 घ में दिए गए हैं। 32 है, आपको सूची P और सूची R के साथ मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। सही जवाब क्या होगा आपको बताना है। देखिए, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता किस आर्टिकल के तहत दिए गए हैं? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 39A। पर्यावरण की सुरक्षा का जो संबंध है किस आर्टिकल से है? पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित जो आर्टिकल है, याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका 48A। काम करने का जो अधिकार है किस आर्टिकल के तहत है? काम करने का अधिकार, तो इसका सही जवाब हो जाएगा काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41। और स्मारकों का जो संरक्षण है ये अनुच्छेद 49 के तहत जो है वर्णित है। तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। दोबारा से इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। देखिए, अगर बात करें तो समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता से संबंधित उपबंध 39A है। पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित जिक्र अनुच्छेद 48A में किया गया है। तो पर्यावरण की सुरक्षा से संबंधित जो आर्टिकल है 48A है। काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 के तहत, और स्मारकों का जो संरक्षण है यानी इससे संबंधित जुड़े जो प्रावधान है अनुच्छेद 49 के तहत। प्रश्न संख्या 33 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा पेयर सही सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा, एक बार आप देख लीजिए, जो सही सुमेलित नहीं है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 में दिया गया, बिल्कुल सही। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46 के तहत है। लेकिन सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43A के तहत दिया गया, जो कि सही नहीं है, यानी सही ऑप्शन जो हो जाएगा सी ऑप्शन। बाकी जो डी ऑप्शन है, ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना अनुच्छेद 40 में वर्णित है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 43A में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा कदम उठाने के लिए उपबंध है। राज्य के द्वारा कदम उठाने हेतु उपबंध किए गए हैं। सहकारी समितियों के संवर्धन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 43B में है, याद रखिएगा। 34 नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन ए कह रहा है कि मनरेगा अर्ह परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन तक का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। कारण रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है। तो इसमें जो सही होगा वो क्या होगा? सही स्टेटमेंट क्या है? ए सही है लेकिन आर गलत है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, यानी सही ऑप्शन है। पहला स्टेटमेंट सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट जो कारण दिया गया वो सही नहीं है। देखिए, अगर बात करें तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा भारत में लागू एक रोजगार गारंटी योजना है, जिसे वर्ष 2005 में लोकसभा के द्वारा अधिनियमित किया गया था। यह योजना प्रत्येक वित्तीय वर्ष में किसी भी ग्रामीण परिवार के उन वयस्क सदस्यों को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराती है जो सांविधिक न्यूनतम मजदूरी पर सार्वजनिक कार्य संबंधित अकुशल मजदूरी करने के लिए तैयार है। यह संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 41 के प्रावधान जो है यानी कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने के अधिकार के अनुसरण में लाया गया है। संविधान के भाग 3 जो है मौलिक अधिकार में रोजगार का अधिकार शामिल नहीं है, याद रखिएगा। 35 है, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया है?
मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 35 का ऑप्शन ए, अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान के तहत भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 41 के तहत उपबंधित है कि राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास के सीमाओं के भीतर काम पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा। साथ ही इसी भाग के अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन के द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। मनरेगा राज्य के इन्हीं संवैधानिक लक्ष्यों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 36 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 43 ए, डी ऑप्शन। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 43 ए अंत स्थापित करके यह प्रावधानित किया गया कि राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, स्थानों या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठाएगा। 37 नंबर है, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 43 ए, बी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें तो जो अनुच्छेद 43 जो बी है, अनुच्छेद 43 है जो आपका 43 ए जो है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा? तो 43 ए के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है। 43 ए, याद रखिएगा। देखिए, अगर बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद जो 43 है ए है, इसमें कहा गया है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन के द्वारा या किसी अन्य रीति से कृषि के, उद्योग के या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को काम, निर्वाह, मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं प्रदान करने का प्रयास करेगा। याद रखिएगा। 38 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है? भारतीय संविधान की कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता की बात करता है? तो अनुच्छेद 44 है, बी ऑप्शन। भारतीय संविधान में राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 44 में प्रावधानित है कि राज्य भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त कराने का प्रयास करेगा। 39 है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? सही जवाब है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा, बी ऑप्शन। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण राज्य की नीति के निर्देशक तत्व के द्वारा व्यादेशित है। संविधान के अनुच्छेद 50 के अंतर्गत कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है, जिसके अनुसार राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। 40 नंबर है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 51, यानी ऑप्शन ए। देखिए, अनुच्छेद 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अनुच्छेद
41 काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार और अनुच्छेद 48 का पर्यावरण संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। तो याद रखिएगा। 41 है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। इसके अनुसार राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, दूसरा राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, तीसरा संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और चौथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों की मध्यस्थता द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। 42 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्वों का उल्लेख करता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्वों का उल्लेख करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 42 का। बताइए। 42 का सही जवाब है राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 43 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 51, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 44 है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? सही जवाब है समान आचार संहिता। समान आचार संहिता, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, अगर बात करते हैं तो समान आचार संहिता को 42वें संशोधन के द्वारा शामिल नहीं किया गया था। यह मूल संविधान के तहत अनुच्छेद 44 में वर्णित है। 42वें संशोधन के द्वारा जो है निर्देशक तत्वों में इसे जोड़े गए हैं। तो निम्नलिखित प्रावधान 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा नीति निर्देशक तत्व में जोड़े गए हैं। बच्चों को स्वस्थ विकास के अवसर और सुविधाएं तथा शोषण से बच्चों एवं अल्प वय व्यक्तियों की सुरक्षा। अनुच्छेद 39 च समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सहायता। अनुच्छेद 39 क उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। अनुच्छेद 43 क पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा अनुच्छेद 48 क में उल्लेखित है। 45 संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य के नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, बी ऑप्शन। 46 है, संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो सही जवाब है, बताइए। सही जवाब है बच्चों के, स्त्रियों के और जनजातियों के, यानी सी ऑप्शन। संविधान में बच्चों, स्त्रियों और जनजातियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि दलित शब्द का संविधान में उल्लेख ही नहीं किया गया है। 47 है, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व नहीं है, 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, डी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें तो संविधान में मद्य निषेध अनुच्छेद 47 के तहत, गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 के तहत, पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 क के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं।
14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 के तहत नीति निर्देशक तत्व था, परंतु 86वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 21 क के तहत अब यह मूल अधिकार बन गया है। अनुच्छेद 45 के तहत शैशव पूर्व देखभाल 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था को शामिल किया गया है। 48 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? कौन राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, डी ऑप्शन। सेम प्रश्न सेम जवाब। 49, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल है? निम्नलिखित में से बताइए कौन से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। 2 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। तो देखिए, अगर बात करें तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध दिया गया, जो कि सही नहीं है, ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत है। दूसरा है मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध, बी ऑप्शन, केवल बी। दूसरा, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 47 के तहत मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध किया गया है। मानव के दुर्व्यापार और बलात्कार श्रम का प्रतिषेध मूलाधिकारों के अंतर्गत अनुच्छेद 23(1) के तहत किया गया है। 50 नंबर है, भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 4 प्रावधान दिए गए, 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए, पहला है कि भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सुरक्षित करना। ठीक है, क्या यह सही है? तो इसमें आपको प्रावधानों पर विचार करके बताना है कि मतलब कि कौन कौन सा सही है। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से गांधीवादी उपयुक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? तो इसमें पहला जो है, क्या ये गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होता है? तो पहला आपका जो है नहीं होता है। दूसरा होता है ग्राम पंचायतों को संगठित करना, गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत भी ये शामिल है। गांधी जी को ये मतलब की इच्छा थी कि ग्राम पंचायतों का गठन हो। दूसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को प्रोत्साहित करना, गांधी जी की ये इच्छाएं थी। दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है। इसके बाद चौथा जो दिया गया है कि सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना, तो दूसरा तीसरा बिल्कुल सही है, जो गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत आता है। गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित कई प्रावधानों को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत कई अनुच्छेदों में सम्मिलित किया गया है, जो इस प्रकार है। ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 के तहत, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को व्यक्तिगत या सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास अनुच्छेद 43 के तहत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46, मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध अनुच्छेद 47, गाय और बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक और उनकी नस्लों में सुधार का प्रयास अनुच्छेद 48। ये याद रखिएगा। 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों का तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है? तो पर्यावरण का संरक्षण, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, पर्यावरण का संरक्षण नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48 क तथा मौलिक कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51 क 6 में शामिल है। अन्य विकल्पों में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना तथा समान नागरिक संहिता केवल नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 43 क और 44 में शामिल है, जबकि अभिभावक बच्चों को शिक्षा के अवसर दिलवाएं केवल मौलिक कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51 क ट में शामिल है। 52 है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? भारत के संविधान के निम्नलिखित भारत के किस संविधान में
भारत के संविधान में किस में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। तो देखिए, ए और बी केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में केवल मूल कर्तव्यों में ए और बी दोनों सही है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत जोड़े गए अनुच्छेद 48 क के तहत राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन का तथा वन और वन जीवों की रक्षा करने का प्रयास करेगा। साथ ही संविधान में मूल कर्तव्यों के तहत अनुच्छेद 51 AG 5 क 6 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी, वन्य जीव है, रक्षा करे, उसका संवर्धन करे और प्राणी मात्र के प्रति जो है दया भाव रखे। 53 है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा, ऑप्शन ए। 54 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान जो है शांत है? तो प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित है। इनमें कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी का प्रावधान अनुच्छेद 43 में, गरीबी को निःशुल्क विधिक सहायता, गरीब जो है इन गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 क में, 6 से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्य अवस्था देखरेख और शिक्षा अनुच्छेद 45 में है, जो कि 86वें संविधान संशोधन के तहत इसे शामिल किया गया था। प्रौढ़ शिक्षा संबंधी प्रावधान इसमें शामिल नहीं है। 55 निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में बाद में जोड़ा गया? तो याद रखिएगा, मुफ्त कानूनी सलाह, सी ऑप्शन, मुफ्त कानूनी सलाह। देखिए, अगर बात करें तो दिए गए विकल्प में मुफ्त कानूनी सलाह का राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 क में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान किया गया है। 56 राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना। बिल्कुल सही। यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू कराने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। सी ऑप्शन, पहला दूसरा दोनों सही है। राजनीति के निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 क के अनुसरण में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराता है। साथ ही यह देश भर में विधिक कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश एवं वित्तीय अनुदान प्रदान करता है। 57 है, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए, पहला और दूसरा, यानी ऑप्शन ए। 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को, दूसरा 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। तो ऑप्शन ए दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो पहला दूसरा सही है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 39A के अनुसरण में भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के अंतर्गत
पात्र व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं। निःशुल्क विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए निम्न व्यक्ति पात्र होते हैं: महिला और बच्चे, अनुसूचित जाति या जनजाति के सदस्य। इसके बाद तीसरा, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक या औद्योगिक आपदा, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप से पीड़ित औद्योगिक कामगार भी, मानसिक रोगी या दिव्यांग व्यक्ति, हिरासत में व्यक्ति, वे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय केंद्र या राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित आय सीमा से कम है, मानव तस्करी या बेगार से पीड़ित व्यक्ति। देखिए, उपयुक्त अधिनियम की धारा 12H के अंतर्गत विभिन्न राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निःशुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने के लिए आय सीमा भिन्न भिन्न है। यह सीमा कुछ अपवादों के अतिरिक्त अधिकांश राज्यों में 1 लाख रुपया, कुछ राज्यों में 1.5 लाख या 3 लाख रुपए तक निर्धारित है। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 1 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले सामान्य व्यक्ति तथा 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है। दिल्ली विधिक सेवा प्राधिकरण 2 लाख रुपए से कम वार्षिक आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को भी निःशुल्क विधिक सेवा प्रदान करता है। 58, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सूचना का अधिकार। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए, अगर बात करें तो संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 39 क में पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का जो है अधिकार एवं अनुच्छेद 41 में कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार उल्लेखित है। अनुच्छेद 39 घ में पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन वर्णित है, जबकि अनुच्छेद 47 के अनुसार राज्य अपने लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने, लोक स्वास्थ्य के सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानेगा और राज्य विशेषतः मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध करने का भी प्रयास करेगा। सूचना का अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यह एक विधिक अधिकार है तथा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अन्य के निर्णयों में इसे संविधान के अनुच्छेद 19(1) क में वर्णित वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार में निहित माना है। 59 है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? इसका सही जवाब हो जाएगा समान नागरिक संहिता, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद अगर बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत राज्य के द्वारा भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड प्राप्त कराने का प्रयास करना नीति निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 60, निम्नलिखित में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय की पहचान कीजिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित जो विषय हैं आपको बताना है कौन सा सही है। तो मद्य निषेध पहला सिर्फ सही है, बाकी सही नहीं है, तो सी ऑप्शन। मद्य निषेध संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विषय है, जबकि फैक्ट्रियों और खानों में बाल श्रम निषेध अनुच्छेद 24 के तहत बेगार तथा बेगार और बलात् श्रम यानी बलपूर्वक श्रम कराना, काम कराना, इसका निषेध अनुच्छेद 23 के तहत किया गया है। अस्पृश्यता निषेध अनुच्छेद 17 के तहत। ये सभी मौलिक अधिकारों के भाग हैं। 61 है, निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है? राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि अस्पृश्यता उन्मूलन, यानी सी ऑप्शन। देखिए, अगर बात करें तो संविधान में मूल अधिकारों के अंतर्गत समता के अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन का उल्लेख है। अन्य तीनों विकल्प में पुरुष और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 घ में, जीविकोपार्जन के लिए पर्याप्त साधनों का समान अधिकार अनुच्छेद 39 क में और काम के लिए न्याय संगत एवं मानव उचित दशाएं अनुच्छेद 42 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत हैं। 62, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? तो सही जवाब है केटी शाह ने, डी ऑप्शन।
केटी शाह ने कहा था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। 63 भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कि भारत सरकार के द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान की उपयुक्त उपबंधों में से कौन से पूरे होते हैं? कौन से पूरे होते हैं? 3 स्टेटमेंट है, बताइए। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा केवल तीसरा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 15 अगस्त 1995 से प्रारंभ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम संविधान में प्रदत्त राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी राज्य के संवैधानिक लक्ष्यों, विशेषकर अनुच्छेद 41 के तहत बेरोजगारी, वृद्धावस्था आदि की स्थिति में लोक सहायता संबंधी निर्देश की प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। 64 भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन से सूचीबद्ध हैं? कौन से सूचीबद्ध हैं? तो समान कार्य के लिए समान वेतन और समान नागरिक संहिता, यानी पहला और दूसरा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में अनुच्छेद 39 ग में समान कार्य के लिए समान वेतन का जिक्र है। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता सूचीबद्ध है, जबकि अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का विशेष निर्देश देता है, हालांकि यह भाग 4 में उल्लेखित नहीं है। ठीक है, इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मूल कर्तव्य के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रियाएं देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोगों ने चैनल को ज्वाइन करके हमें सपोर्ट किया है। इसी तरह सपोर्ट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।